हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश सर। आज हम लोग कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये CHSL एग्जामिनेशंस के लिए, CGL एग्जामिनेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम पैरेलली डिस्कस करते चलेंगे और श्योर ये वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई हु इज़ योर फ्रेंड विल हेल्प यू। अब देखिए, इसमें हमारा अंडरलाइन पार्ट है हु इज़ योर फ्रेंड, और इसके बाद एक और वर्ब दे रखा है विल हेल्प। तो आप देख रहे होंगे ये जो विल हेल्प है, इसका सब्जेक्ट ये आपका आई है, और ये जो इज है इसका सब्जेक्ट आपका हु है। तो सेंटेंस में हमारा दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि अगर एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब, दो सब्जेक्ट है दो वर्ब। और ये जो हु है, ये हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, और ये जो हुम है, हुम ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब जहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है हु यूज़ कीजिए, जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है हुम यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं हुम यूज योर फ्रेंड, ये तो हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन है हुम योर फ्रेंड्स इज, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है हु एम योर फ्रेंड, तो आपका जो है ये भी आंसर नहीं हो सकता। आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू, क्योंकि देखिए एक कॉमा लगा दिया है, तो यहाँ हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं मान सकते। हु हमारा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब हमारा इज आ रहा है, और ये जो आई सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब आपका जो है विल और हेल्प आ रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। डी, आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक कॉमा नहीं होता तो फिर ये हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते, और रिलेटिव प्रोनाउन जब मानते तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। एंटीसीडेंट का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट होता है। तो आई के अकॉर्डिंग फिर तो एम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कॉमा लगाकर एक क्लियर कर दिया हु एक सेपरेट सब्जेक्ट है और आई एक सेपरेट सब्जेक्ट है, और इस आई के लिए वर्ब हमारा विल हेल्प आया है, और ये जो हु है इसके लिए वर्ब हमारा इज आया है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस का आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट थे, दो वर्ब का यूज हो गया आपका। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बीरबल वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ना, ये एडजेक्टिव पर बेस्ड कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कॉम्परेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं जब कोई कंपैरिजन नहीं दिखाना। जैसे हमने लिखा मनीष इज अ गुड बॉय, मनीष एक अच्छा लड़का है, तो हमने मनीष का यहाँ कहीं कंपैरिजन नहीं किया, गुड लिख दिया। लेकिन अगर हम लिखे मनीष इज बेटर देन हिज फ्रेंड, तो फिर दो के लिए हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किए। और अगर आपका जो है पूरे ग्रुप से किसी को कंपेयर करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिरबल वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, अगर यहाँ पर सिर्फ ऑल मैन लिखा रहता तब ये वाइजेस्ट सही हो जाता। लेकिन ऑल के बाद अगर हम अदर लिख रहे हैं, इसका मतलब इस ग्रुप ऑल मैन के ग्रुप से हम बिरबल को बाहर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सारे मैन हैं और इसमें कहीं बिरबल है, और बिरबल को हम बाहर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इसको ग्रुप से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग अदर का यूज़ किए। तो एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है इसको कॉम्परेटिव डिग्री हमको यूज़ करना पड़ेगा। एक्सक्लूजन हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में ही होता है आपका। तो सारे मेन के ग्रुप से हम बिरबल को बाहर कर रहे हैं, तो हमारा डिग्री कॉम्परेटिव होना चाहिए। कॉम्परेटिव जब डिग्री हम यूज़ करेंगे तो आंसर हो जाएगा वाइजर देन। और ऐसे भी देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वाइजर भी हमारा कॉम्परेटिव, मोर भी कॉम्परेटिव, तो डबल कॉम्परेटिव का यूज कर नहीं सकते। वाइजर के साथ टू का यूज हो नहीं सकता था, तो एक सी ऑप्शन भी आपका आंसर होने से रहा। अब यहाँ पर आपका जो है ऑल के साथ अदर का यूज कर दिया, मतलब इस पूरे मैन के ग्रुप से बिरबल को बाहर किया था। चाहिए भी हमको कॉम्परेटिव डिग्री ही था, तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हम लोगों ने वाइजर और देन का यूज किया। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग बेसिकली देन का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर देन, वाइजर देन, टफर देन, लोअर देन, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा वाइजर देन। अगर यहाँ अदर नहीं होता तो फिर ये वाइजेस्ट सही हो जाता है आपका। अब हम लोग आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। लेट्स गो फॉर अ वॉक डू वी। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग पर बेस्ड है। क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। लेकिन लेट्स के केस में आपका जो है कोई
स्पेशल रूल को हम लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लेट्स के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन टैग शैल भी बनता। ऐसा इसलिए बनता कि लेट्स गो फॉर अ वॉक को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक। अगर हम लेट अस गो फॉर अ वॉक बोल रहे हैं तो किसी को हम एक तरह से ये प्रपोजल दे रहे हैं। अगर ये प्रपोजल दे रहे हैं तो इसका इफेक्टिव टाइम कब होगा, ये पूरा कहाँ जाके होगा। ओबीएस है, प्रपोजल दे रहे हैं तो ये पूरा जाके फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में जब होगा तो फ्यूचर के लिए हम लोग सेल और विल का ही यूज़ करते। अब यहाँ पर लेट अस के साथ अगर आपका वी सब्जेक्ट है, लेट अस वी का ही ऑब्जेक्टिव के साथ होता है और लेट के साथ ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करते हैं, इसलिए अस है तो सब्जेक्ट तो हमारा वी हो जाएगा। विल के साथ तो विल लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेल वी। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए, जब भी लेट्स या लेटस से क्वेश्चन टैग, जब भी लेट या लेटस से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग डायरेक्ट सेल वी बनाया कीजिए, आपका सीधे सीधे उसका सेल वी क्वेश्चन टैग बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेल वी। अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट इज टाइम दे वेंट होम। देखिए स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके सीजीएल सीएसएल के पेपर में खूब आते हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम, या अगर हम लिख दें इट इज हाई टाइम, या लिख दें इट इज राइट टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, तो इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो वास्तव में इमेजिनरी सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस का यही मीनिंग, इट इज हाई टाइम दे वेंट होम। यह एक उपयुक्त समय है, सही समय को घर चले गए होते। वास्तव में घर गए नहीं हैं, इनके बारे में हम एजम्पशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि सही समय वो घर चले गए होते। तो जब भी इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिले तो उस सेंटेंस हमेशा इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी सेंटेंस के लिए हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे मूड, किसी वीडियो में लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी बस इन शॉर्ट ये जानिए कि इट इज टाइम इट इज हाई टाइम के बाद अगर कोई सेंटेंस अगर इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी सेंटेंस को हम लोग दिखाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन दिखाता। ये मूड का कॉन्सेप्ट है ना। मूड आपको हम पढ़ाएंगे, मूड का के 3 टाइप्स होते हैं आपका, है ना, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। तो ये सब्जंक्टिव मूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिलहाल बस ये जानिए कि इट इज टाइम इट इज हाई टाइम के बाद अगर कोई सेंटेंस शायद काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, उसको सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म से इंडिकेट कीजिए। देखिए यहाँ पर दे के साथ गो का सेकंड फॉर्म वेंट लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। मतलब इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद इन शॉर्ट ये जानिए सीधा सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा, दूसरा कुछ भी यूज नहीं हो सकता आपका, इसलिए आंसर हो गया नो इम्प्रूवमेंट। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए जैसे है, सी टोल्ड मी सी हैज अ हेडेक। अब देख रहे हैं ये जो हमारा है सी टोल्ड मी, तो सी टोल्ड मी एक क्लॉज हो गया। सी हैज अ हेडेक, तो ये टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड होता है, ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो आगे आने वाला वर्ब एनी हाउ पास्ट ही होगा, क्योंकि सेंटेंस में अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो बाकी सारे क्लॉज पास्ट में होंगे। ऑप्शन देखें तो ये हैड पास्ट में है, इज हैविंग ये तो हो नहीं सकता, ये प्रेजेंट में आ गया, विल हैव ये फ्यूचर में आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ हैज है तो हैज भी प्रेजेंट में है तो भी आंसर नहीं हो सकता। जब ये टोल्ड पास्ट में है तो यहाँ पर आपका पास्ट होना चाहिए, हैज का पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैड। सी टोल्ड मी सी हैड हेडेक। अब नंबर 6 क्वेश्चन में हम लोग आ जाइए। नंबर 6 क्वेश्चन हमारा है, मैनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड। मैनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर टू बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए टू बी को यहाँ अंडरलाइन किया है। ऑप्शन है ऑफ बीइंग, टू हैव बीन, टू बीइंग, नो इम्प्रूवमेंट। अब आप लोग पढ़ते होंगे ये टू बी पहले एक नाउन आ रहा है डेंजर। अब डेंजर के साथ हम लोग यूज करते हैं डेंजर ऑफ, डेंजर ऑफ। अब डेंजर ऑफ यूज करेंगे तो डेंजर के साथ ऑफ अगर आएगा तो ऑफ के बाद जो भी वर्ब हम लिखेंगे जेरंड फॉर्म में। ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लिखे तो उसको हमेशा जेरंड फॉर्म में लिखा जाता है। जेरंड फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, इस तरीके से। तो डेंजर के साथ ऑफ आएगा और ऑफ के साथ अगर इस बी का हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो बी का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा बीइंग, तो आंसर हो जाएगा ऑफ बीइंग। मेनी फॉरेस्ट आर फेसिंग द डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, मतलब जंगल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होने का खतरे का सामना कर रहे हैं, है ना। तो ऑफ के साथ हमारा ये बी हो गया और बीइंग हमारा यहाँ जेरंड हो गया, बी का आईएनजी फॉर्म जेरंड हो गया। क्लियर है। अब हम लोग आ जाइए 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन बेसिकली जो है ना ये वोकैब बेस्ड है आपका। द सेलिब्रेशन वाज अबेंडन ड्यू टू हैवी रेन्स, मतलब भारी बारिश के कारण सेलिब्रेशन को आपका जो है एक तरह से कैंसिल कर दिया गया उसको आपका, है ना। तो इसमें हमारा जो है एक ऑप्शन है एडजर्न्ड, एक ऑप्शन है पोस्टपोन्ड और एक ऑप्शन है इनऑपरेटिव। तो इसमें जो आपका अबेंडेंड है, अबेंडेंड का मतलब होता है आपका जो है त्याग देना, छोड़ देना।
त्याग देना या छोड़ देना। जैसे हम लिखे दे अबेंडन्ड देयर चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को त्याग दिया। द किंग अबेंडन्ड द थ्रोन, राजा ने अपने राजगद्दी को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो अबेंडन का मतलब एक तरह से आपका बोल सकते हैं फोरसेक होता है इसका मीनिंग, फोरसेक, या इसी का होता है एब्डिकेट। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन को वो आपका जो सिलेक्शन त्याग नहीं देगा उसको एब्डिकेट तो नहीं किया जाएगा, सेलिब्रेशन को एक तरह से कैंसिल या पोस्टपोन किया जाएगा, तो आंसर पोस्टपोन हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना। कोर्ट उट का जब प्रोसीडिंग होता है, कार्रवाई होता है, तो आप लोग पढ़ते होंगे द कोर्ट वाट एडजर्न टुडे, मतलब कोर्ट की कार्रवाई को आज एडजर्न किया जाता है, इसको मतलब पोस्टपोन किया जाता है आपका। तो एडजर्न का यूज हम लोग बेसिकली करते हैं कोर्ट उट का प्रोसीडिंग्स के लिए, सेलिब्रेशन के लिए एडजर्न का यूज नहीं हो सकता। अब एक आपका जो है इन ऑपरेटिव। तो इन ऑपरेटिव का मतलब होता है आपका नॉट वर्किंग, या इसको बोलते हैं आपका जो है आउट ऑफ सर्विस। नॉट और वर्किंग या आउट ऑफ सर्विस, जो वर्क नहीं कर रहा है या आउट ऑफ सर्विस, उसको इनऑपरेटिव बोला जाता है। तो सेलिब्रेशन को भारी बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा पोस्टपोन। तो ये डियर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड है ना। आप हमको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरह रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।